तो अहमदाबाद में इस वक्त कांग्रेस का 84वां नेशनल अधिवेशन चल रहा है और वहां पर राहुल गांधी वहां पर बात कर रहे हैं। नेशनल कन्वेंशन में राहुल गांधी पहली बार बात कर रहे हैं और उन्होंने यहां पर अपने भाषण में सीधे आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है और इसी पर आज हम दंगल में भी चर्चा करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है दंगल में। आज का दंगल गुजरात में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन पर जो मंथन चल रहा है उस पर होने जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने इस भाषण में क्या कहा है, कांग्रेस महाधिवेशन में राहुल गांधी का बयान। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने जाति जनगणना, अग्निवीर, वक्फ कानून और संविधान की बात कही है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में जाति जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा 50% के पार ले जाने की बात कही है। संविधान की विचारधारा को राहुल ने हजारों साल की संस्कृति का दस्तावेज बताया है। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन ये किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। तो राहुल गांधी ने और भी कई बातें अपने भाषण में कही है, वो आपको हम आगे भी सुनाएंगे। लेकिन गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपने आगामी चुनावी रणनीति दुरुस्त करने पर मंथन शुरू कर दिया। पार्टी की पुरानी गलतियों को सुधारने और नए तौर तरीके आजमाने पर भी विचार किया जा रहा है। देश भर से जुटे कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी राय रखें। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस के सामने चुनावी जीतने का एक पुराना फॉर्मूला फिर से अपनाने की सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण पर जोर देने के बजाय पार्टी को ओबीसी वोट जोड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की तकरीबन 50% आबादी ओबीसी है और यही वोट बैंक कांग्रेस से दूर चला गया है। दिल्ली की गद्दी से 11 साल तक दूरी रखने के बाद कांग्रेस ने चुनावी हार की वजह तो तलाश ली है। ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने के लिए जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाने जैसी मांगे भी वो लगातार चुनाव में लेकर उतर रही है। लेकिन वो ओबीसी वोट कांग्रेस के पाले में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव की भी बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में अब भी सिर्फ 18 से 20% ओबीसी वोट ही आ पा रहा है, जबकि 40 से 50% ओबीसी वोट पर बीजेपी का पूरा कब्जा साफ दिखाई देता है। ऐसे में कांग्रेस ओबीसी वोट को पाले में लाने के लिए क्या उपाय करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जरूर तय है कि जिस कांग्रेस ने गुजरात में कभी 182 में से 149 सीटें जीतने का अविचित रिकॉर्ड कायम किया था, उसमें भले ही क्षत्रिय, आदिवासी, हरिजन, मुसलमान वोटों ने कमाल किया था, लेकिन उसके पीछे भी ओबीसी वोट का बड़ा हाथ था, क्योंकि तब माधव सिंह सोलंकी ने पहली बार राज्य में ओबीसी आरक्षण 10 से बढ़ाकर 28% कर दिया था और ओबीसी कैटेगरी की जातियां भी 82 से बढ़ाकर 104 कर दी थी। यानी पूरा ओबीसी फॉर्मूला गुजरात के चुनाव में उस वक्त इस्तेमाल किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 4% वोट बैंक बढ़ गया। हालांकि आज जब राहुल गांधी ओबीसी वोट को साथ जोड़ने की अहमियत बताते हैं तो खरगे याद दिलाना नहीं भूलते कि ओबीसी समुदाय भी दलितों पर उतना ही जुल्म करता है जितनी अगड़ी जातियां। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या गुजरात में मंथन के बाद कांग्रेस ओबीसी का मंत्र लेकर ही आगे का चुनावी सफर तय करेगी, और क्या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस से ओबीसी वोट बैंक छिटक गया है? ऐसे तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी वोट बैंक पर दावा यह बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। जिस गुजरात में कभी कांग्रेस के सियासी प्रयोग ने कांग्रेस के लिए चुनावी विजय के रिकॉर्ड बनाए, जिस गुजरात से पनपी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बेल तले आज अखंड भारत भर में कांग्रेस का जनाधार खो गया,
उसी गुजरात की जमीन से कांग्रेस एक बार फिर चुनावी राजनीति का न्याय पथ तलाशने में जुटी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का मंथन चल रहा है। पूरे देश से कांग्रेस के पदाधिकारी बुलाए गए हैं। वो अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, पार्टी के अंदर की खामियां गिना रहे हैं, कांग्रेस की चुनावी जीत की तरकीबें सुझा रहे हैं। कोई कह रहा है बैलेट से चुनाव कराओ, कोई कह रहा है पार्टी के अंदर गद्दार पहचानो, कोई कह रहा है पार्टी के अंदर से गद्दार निकालो, कोई कह रहा है कार्यकर्ताओं को सम्मान दो, कोई कह रहा है संविधान बचाने की लड़ाई लड़ो, कोई कह रहा है दलितों की आवाज बनो, कोई कह रहा है मुसलमानों को साथ लो। जितने नेता उतनी सलाह, उतनी मांगे। सब अपनी अपनी सलाह और मांग कांग्रेस के मंच पर रख रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, शत्रप बन करके जिलों में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो। आप कांग्रेस को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाएं। राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूँ, खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं। दरअसल 11 साल से केंद्र की सत्ता से और गुजरात में 3 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस आज यही मंथन कर रही है कि कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता से दूर किन कारणों से रही, चुनावों में कांग्रेस को देशवासियों का भरोसा क्यों नहीं मिल रहा और कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अधिवेशन के पहले दिन ही कहा है कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसलिए कई बार हमारी आलोचना भी होती है। इससे डरना नहीं है, मुद्दे उठाए जाने चाहिए, लेकिन 1990 के बाद जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने का समय आ गया है। दरअसल राहुल गांधी के बयान के पीछे तथ्य यही है कि कांग्रेस की चुनावी नाकामी और बीजेपी की चुनावी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ओबीसी वोट है, क्योंकि जब तक ओबीसी वोट कांग्रेस के साथ था, बीजेपी सत्ता से दूर थी। यानी 2009 में बीजेपी को सिर्फ 22% ओबीसी वोट मिले थे और वो हार गई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिल गए और बीजेपी सत्ता में आ गई। फिर बीजेपी ने ओबीसी की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऐसी सेट की कि 2019 में बीजेपी को 41% ओबीसी वोट मिल गए। नतीजा रहा कि बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए मुश्किल बनता गया और 2 बार की लगातार हार के बाद जब 2024 में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का दामन थामा तो यही ओबीसी वोट उसके खाते में बढ़ गए। जिस बीजेपी को 2019 में अपर ओबीसी ने 41% वोट मिले थे, वो घटकर 39% हो गए। कांग्रेस के 15% से बढ़कर 20% हो गए। 2019 में जिस बीजेपी को लोअर ओबीसी के 48% वोट मिले थे, वो 49% हुए, जबकि कांग्रेस को मिलने वाले 15% वोट बढ़कर 18% हो गए। नतीजा हुआ कि बीजेपी की 63 सीटें घट गईं और कांग्रेस को सीटों में 90% का इजाफा हो गया। यही वजह है कि कांग्रेस जब गुजरात में पार्टी के भविष्य का पथ तलाशने जुटी है, तो राहुल गांधी ने देश में मौजूद 50% से अधिक इसी ओबीसी वोट बैंक को साथ जुड़ने का तरीका सुझाया है। दरअसल ओबीसी की चाबी से सत्ता का दरवाजा खुलने का प्रयोग इसी गुजरात की जमीन पर कभी हुआ था, जब माधव सिंह सोलंकी ने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान वोट बैंक को जोड़ने के लिए खाम थ्योरी आजमाई। तब 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने 182 में से 141 सीटें जीती और 51.04% वोट पर कब्जा किया। इसके बाद सोलंकी सरकार ने ही 1985 में चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 10 से 28% कर दिया। ओबीसी कैटेगरी में जातियों की संख्या 82 से बढ़कर 104 कर दी और फिर 1985 के चुनाव में 182 में 149 सीटें जीत ली। वोट फीसदी हो गया 55.55। गुजरात की जमीन पर हुए इस प्रयोग की कामयाबी को राहुल गांधी शायद देश की सत्ता तक पहुंचने का अचूक मंत्र मान रहे हैं और यही वजह है कि अहमदाबाद से कांग्रेस ओबीसी वोट को पाले में लाने के उपाय लेकर आगे का सियासी सफर तय करे। ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का यह अधिवेशन हो रहा है और यहां पर चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने खाम का फॉर्मूला गुजरात में इस्तेमाल किया था और सबसे ज्यादा सीटें अब तक का रिकॉर्ड कांग्रेस ने वहां पर बनाया था, क्या उसको पूरे देश में दोहराया जा सकता है? कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि 90 के दशक के बाद कांग्रेस का ओबीसी बेस उनसे खिसक गया है, कहीं बीजेपी की तरफ या कहीं उनकी सहयोगी पार्टियों की तरफ। क्या उसको रिवाइव करने की कोशिश कांग्रेस यहां पर कर रही है? इसीलिए राहुल गांधी का जो अभी भाषण था उसमें भी हमने देखा कि तेलंगाना की बात की गई, जहां पर ओबीसी समुदाय को 42% आरक्षण देने का बिल तेलंगाना के विधानसभा में हाल ही में पास किया गया है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या इसका फायदा होगा? इज इट टू लेट या फिर
कांग्रेस सचमुच में अगले चुनाव के लिए अपनी तैयारी यहां पर करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? सब पर हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। चरणजीत सिंह सप्रा, कांग्रेस का पक्ष इस पूरे मामले पर रखेंगे। प्रोफेसर संजय कुमार, को डायरेक्टर है लोकनीति सीएसडीएस के, उनके सर्वे के आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ओबीसी समुदाय कांग्रेस और बीजेपी को कितना वोट देता है। और आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा में शामिल होंगे और उसके साथ साथ रजत सेठी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शुरुआत चरणजीत सिंह सप्रा आपसे ही करना चाहेंगे। ये ओबीसी पुश थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तेलंगाना में हमने देखा कि अभी राहुल गांधी का भाषण चल रहा है और उसमें भी तेलंगाना का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से 42% ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है और कहा गया है कि अब केंद्र सरकार तय करे, क्योंकि राज्य सरकार के देने से तो होगा नहीं। तो ये ओबीसी पुश कहां से शुरू हो गया है? क्या ट्रेन छूट गई है आपकी 90 के दशक में और अब ट्रेन पकड़ने की कोशिश की जा रही है, दूसरी ट्रेन चढ़ने की कोशिश की जा रही है? चरणजीत सप्रा। देखिए साहिल जी, सवाल ट्रेन छूटने की या ट्रेन चढ़ने की बात नहीं है। सवाल ये है कि आकलन करना, समय समय से आकलन करना बहुत जरूरी होता है और आकलन अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को भी बदलना बहुत जरूरी होता है। तो कांग्रेस पार्टी एक अपनी नई स्ट्रेटेजी बना रही है और आने वाले समय में जो भी चुनाव है, चाहे वो राज्य के चुनाव है या फिर आने वाले समय के अंदर जो देश के चुनाव होंगे, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत अभी से हुई है। आपने देखा कि पिछले हफ्ते में श्री राहुल गांधी और खरगे जी ने सारे जिला अध्यक्षों से मीटिंग की। पूरे देश के जिला अध्यक्ष 3 दिनों में अलग अलग राज्यों से आए थे। उनके साथ में ग्राउंड लेवल की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्या उनकी तकलीफ है, उसके बारे में सारी चर्चा हुई। और अब ये अधिवेशन जो गुजरात में हो रहा है, महात्मा गांधी जी की भूमि पर, दादा भाई नौरोजी की भूमि पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि पर हो रहा है। ये तीनों हमारे प्रेरणा स्थान रहे हैं और तीनों का कांग्रेस पार्टी के तीनों अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और तीनों का कांग्रेस पार्टी में और देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो गुजरात के अंदर ये अधिवेशन होना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। और इस अधिवेशन के अंदर हम नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको हम बता रहे हैं कि किस तरह से आगे हमने चलना है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी में अगर ओबीसी का विषय भी आता है तो ये कोई गलत बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रेन छूट गई है। हम अपनी स्ट्रेटेजी को समय अनुसार बदल रहे हैं। हालांकि हम इस तरह से नहीं चाहते कि खाली ओबीसी के तरफ ही कांग्रेस को झुकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म समभाव भी मानती है और सभी को हम इक्वल कैटेगरी में, लेकिन एक बड़ा बेस तो है ना, इसीलिए तो राहुल गांधी ने कल की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि टेक्टिकल मिस्टेक हो गई हमारी 90 के दशक में, मंडल वर्सेस कमंडल में दोनों तरफ से ओबीसी चले गए आपसे। आंकड़े भी दिखाएंगे आपको चरणजीत सिंह सप्रा जी, जल्दी से आपका जवाब, फिर प्रदीप भंडारी भी बात करें। आप इसको कह सकते हैं टेक्टिकल मिस्टेक, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि हमारी ये रिवाइव्ड स्ट्रेटेजी है। हमें आने वाले दौर में किस तरह से चलना, मैं इसको रिवाइव्ड स्ट्रेटेजी समझ के मानता हूं। और हम अपने लोगों को इतिहास भी बताना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे विषय, मतलब जो विषय राज्य के और देश के मौजूदा परिस्थिति में उचित नहीं है, उन विषयों के ऊपर विभाजनकारी राजनीति कर पोलराइजेशन कर ये ध्यान भटकाते हैं। देश के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाते हैं। तो ध्यान भटकाने की राजनीति पर भी हम भारतीय जनता पार्टी को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है प्रदीप भंडारी, दरअसल टेक्टिकल मिस्टेक 90 के दशक की बात इसलिए की गई क्योंकि उस वक्त जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आशुतोष उस वक्त जर्नलिज्म में थे और नजदीक से शायद उन्होंने कई सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन प्रदीप भंडारी, उस वक्त राजीव गांधी ने भी उसका विरोध किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी सुधारी और कांग्रेस उसका विरोध करती रही कुछ साल तक, और उसके बाद चीजें कहां से कहां बदल गई वो हमने देखा। लेकिन अब जाति जनगणना और उसके साथ साथ 50% की लिमिट हमें तोड़नी है। सीधे सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे देश भर में हमको तोड़नी है। भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के मुद्दे पर कॉर्नर करने की कोशिश कांग्रेस की साफ नजर आ रही है। आगे के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है आपके लिए? साहिल जी, राहुल गांधी सबसे बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है कांग्रेस पार्टी की। तो जो सबसे बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर है वो ब्लेम हमेशा हर दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट करता है। पहली बात तो आज देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है जो कांग्रेस पार्टी सालों दर साल नहीं दे पाई,
और ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज्यादा गालियां दी हैं। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है ओबीसी समाज के प्रति। अगर ये ओबीसी समाज के प्रति सच में अच्छे होते तो अभी तक कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद से 250 सीएम बनाने का मौका मिला था, जिसमें से सिर्फ 43 कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी समाज से बनाए, विच इज ओनली 17%। हमें 68 चीफ मिनिस्टर्स बनाने का मौका मिला है, जिसमें से हमने ऐतिहासिक 30.9% ओबीसी समाज से करें। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करी, हमारे प्रेरणा स्रोत है वो। मैं आपको एक लेटर पढ़ाना चाहता हूं, ये के.एम. मुंशी जी की किताब का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स पिलग्रिमेज टू फ्रीडम का, और उसकी पेज नंबर 290 पे के.एम. मुंशी जो कांग्रेस पार्टी के, वो लिखते हैं, जब सरदार पटेल को बॉम्बे में निधन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने बंबई नहीं जाएं। तो आज इनको सरदार पटेल जी याद आ रहे हैं, पर 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करा था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताना चाहता हूं ओबीसी समाज के प्रति। आपने कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में, भाई कांग्रेस पार्टी ने 27% का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एमबीबीएस के अंदर ओबीसी सीट्स को नहीं बढ़ाई थी, हमने 14,000 से बढ़ा के 32,000 कर दी। पर बड़ी बात ये है, हम लोग बात करते हैं हर समाज भंडारी, एक 30 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। एक खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर अधिवेशन चल रहा है। ये खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल गौतम भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सरदार पटेल, राष्ट्रीय और गुजरात के स्तर पर 3 प्रस्ताव यहां पर पारित किए गए। सरदार पटेल के नाम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर और गुजरात के स्तर पर भी एक प्रस्ताव है। 3 प्रस्ताव है। ओबीसी वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति तय की गई है। क्या रणनीति तय की गई और क्या यह प्रस्ताव है? राहुल गौतम हमारे साथ में। राहुल, जल्दी से बता दीजिए हमारे सारे मेहमानों को कि क्या प्रस्ताव पारित किए गए और ओबीसी की रणनीति क्या होगी। राहुल गौतम। साहिल, गुजरात के अंदर आप जानते हैं कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी सबसे बड़े आइकॉन्स में से हैं और वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनकी जो लेगेसी है उसको आगे लेकर जाया जाए। इसीलिए 3 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस आज की कन्वेंशन में पास करे गए हैं। पहला है सरदार पटेल को लेकर, जिसमें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच के जो संबंध हैं, सरदार पटेल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए, उसको हाईलाइट करते हुए और कोशिश की गई है उसके थ्रू कि ये जो कथित प्रोपेगेंडा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है जो फैलाया जाता है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं था, यानी पटेल और नेहरू के बीच में, उसको एक बर्स्ट करने की कोशिश है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय रेजोल्यूशन भी पास किया गया है जिसमें मुख्य तौर पर टैरिफ जो लगाए गए हैं यूएस सरकार की तरफ से, उसको लेकर मोदी सरकार की विफलता उसको बताया गया है। और इसके अलावा एक गुजरात सेंट्रिक भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया जाए। पिछले 30 बरस से कांग्रेस पार्टी इस राज्य से सत्ता में से बाहर है। ऐसे में जो जिला कमेटियां हैं या जिनको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज कहते हैं, उनको एम्पावर करने की बात की गई है, जिले में दफ्तर खोलने। चलिए, तो 3 प्रस्ताव यहां पर है जिसका जिक्र किया जा रहा था। सरदार पटेल को लेकर बार बार बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है कि सरदार पटेल को हटाकर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसको लेकर, दोनों के संबंधों को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कभी भी सरदार पटेल को कांग्रेस ने नहीं ठुकराया। दूसरा राष्ट्रीय प्रस्ताव है ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर और गुजरात को लेकर। 30 साल से गुजरात से कांग्रेस बाहर है और इसी के वजह से अब ये ओबीसी की स्ट्रेटेजी की जा रही है। हमारे साथ में आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद चरणजीत सिंह सप्रा भी बात करेंगे। प्रदीप भंडारी जी। मैंने सरदार पटेल की बात करी। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से सरदार पटेल जी को नफरत करती थी। मैं एक और कोट करूंगा, 1947 के आईएएस अधिकारी थे M.K. नायर। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि सरदार पटेल के साथ मतभेद को चल के जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत षड्यंत्र को रचा और उन्होंने इंश्योर किया कि सरदार पटेल की जो लेगेसी है वो आगे ना जाए। जब हमने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करा था। तो कांग्रेस पार्टी है ना, जवाहरलाल नेहरू और परिवारवाद को आगे ले जाती है, हम सरदार पटेल और देशभक्ति को आगे ले जाते हैं। पर आपने एक और बड़ी बात करी, मैं इनको ओबीसी पे भी एक्सपोज करना चाहता हूं। इन्होंने मंडल कमीशन का अपोज किया, 50 साल तक ओबीसी कमीशन को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। हमारे देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी रिजर्वेशन नीट के अंदर हमने किया और ओबीसी कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अगर इनकी नीति साफ होती तो बताइए, सबसे कम ओबीसी समाज से उन्होंने मुख्यमंत्री 70 सालों के अंदर क्यों बनाए? सबसे ज्यादा ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हमने बनाए। पर साहिल जी, टुवर्ड्स द एंड में एक बड़ी बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी देश विरोधी पार्टी है और कल जब तवर्रुर राणा इस देश में वापस आएगा, आतंकवादी तवर्रुर राणा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कहा था 26/11 आरएसएस की साजिश है, हिंदू
आतंकवाद है। देश के सामने वापस से कांग्रेस पार्टी का आतंकियों को समर्थन करने वाला चेहरा और हमारी सरकार का आतंकियों को नस्तनबूत करने वाला चेहरा कि 7 समंदर से हम भी लेकर आ गए, यह भी देश के सामने होगा। तो जो देश विरोधी होता है वो ओबीसी विरोधी होता है, एससी विरोधी होता है, एसटी विरोधी होता है, हर जनमानस के विरोधी होता है। 10 सेकंड में अपने बात, 1961 में जब इनका अधिवेशन हुआ था, आपने डेटा पॉइंट दिया था, उसके अगले साल कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ था, 20 सीट कांग्रेस पार्टी की गुजरात से कम हो गई थी। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब पार्टी है, 5 साल आप इंतजार करिए, अभी जो डबल डिजिट का वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी को, सिंगल डिजिट में आ जाएगा गुजरात में। मैं उत्तर दे दूं? चरणजीत सिंह सप्रा, गंभीर आरोप है और उनके पास तो ओबीसी आइकॉन है, प्रधानमंत्री खुद ही उनके पास में है। ऐसे में आप कैसे बीजेपी से लड़ेंगे? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टोटल जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें से बीजेपी ने 27% ओबीसी समाज को टिकट दिए थे और आपने 25% दिए थे। तो बीजेपी का दावा है कि भाई हम भी तो करते हैं, आप कैसे ओबीसी पर दावा कर सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर इन्होंने इतना लंबा भाषण वगैरह किया, तो मैं कुछ अंश इनको बता दूं। इन्होंने जो किताबों को रेफर कर रहे हैं सरदार पटेल को लेकर के, ये सिलेक्टिव किताबें हैं। ये वो उन किताबों को नहीं पढ़ते जहां पर सरदार पटेल की चिट्ठियां हैं, जहां पर उन्होंने नेहरू जी को प्रेज किया, नेहरू जी के हक में बोला, और नेहरू जी की चिट्ठियां जो उन्होंने सरदार पटेल को लिखी है, वो ये सब किताबें नहीं पढ़ेंगे। अभी बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, अभी आपकी बात सुनी थी। क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज, क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं, बोलिए यार, नहीं क्रॉस टॉक मत करिए, नहीं हो यार, सुनो, मैं बोलिए सप्रा जी, बोलिए, खत्म करिए आपकी बात। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एचवी शेषाद्री ने एक किताब लिखी है। अभी मैं अहमदाबाद में ही हूँ, कल मैं शाम को गया था, आरएसएस की लाइब्रेरी है, वहां पर एचवी शेषाद्री की किताब जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ लिखा है, वो आज भी मुफ्त में दी जा रही है। आज भी जाकर के प्रदीप भंडारी वहां से एचवी शेषाद्री की किताब ले ले और वहां से पढ़ लो कि क्या लिखा था शेषाद्री ने सरदार पटेल के बारे में। फिर आपने जब अहमदाबाद की एयरपोर्ट का नाम जब हमने रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो बीजेपी ने प्रस्ताव दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आपने प्रदर्शन किया था। फिर जो स्टेडियम बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम निकाल करके नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया। नरेंद्र मोदी को सरदार पटेल के लेवल पर खड़ा करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है, आपके दोहरे मापदंड है। इतिहास के गए मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो मैं दोनों को कहूंगा कि जरा आज की स्थिति पर बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सरदार पटेल को लेकर किसने क्या किया है उसकी बातें खुलने लगेंगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। प्रदीप भंडारी, यहाँ पर डिस्कशन हमें नहीं लेके जाना है, हमें ओबीसी वोटर्स पर बात करनी है। प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, आशुतोष भी इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी जल्दी से प्रदीप। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कांग्रेस पार्टी के कुछ ही वर्कर्स को गद्दार बुलाया है, तो छापरा जी ये स्पेसिफाई करे कि क्या वो भी गद्दार की कैटेगरी में आते हैं खड़गे जी के हिसाब से, या कुछ कांग्रेस के वर्कर्स गद्दार है? क्या उस स्टेटमेंट को वापस लेंगे या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस वर्कर्स गद्दार है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खड़गे जी आज तक ने बॉटम बैंड पे चलाया। ये बॉटम बैंड जो चल रहा है ना, शो चल रहा है, उसी में ये है। बताइए आप, क्या पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा क्या उन्होंने बोला, या तो खड़गे जी सही है, क्या बोला, पूरा स्टेटमेंट बताइए सप्रा जी, प्रयोग किया ना, पूरा स्टेटमेंट बताइए सप्रा जी, क्या बोला है? देखिए, प्रदीप भंडारी सफेद झूठ बोल रहे हैं। सप्रा जी जल्दी से बोल दीजिए, क्या बोला है? सफेद झूठ बोल रहे हैं। चल रहा है। और दूसरी बात, अरे सुनिए तो सही बाबा, कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया, उसमें हमारी एक नेत्री थी राजस्थान की जिन्होंने इस बात को उठाया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जयचंद हैं, जो धोखेबाज हैं। उन्होंने, और ये तो राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं, तो आप उनमें से आते हैं कि कौन आता है? बीच में क्यों बोल रहे हैं प्रदीप भंडारी? इतने कौन है वो भाषण अभी हम सुन रहे थे, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष बनाया गया है जिसका एक भाई समाजवादी पार्टी में है और एक भाई भारतीय जनता पार्टी में, उसको जिलाध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? चलिए, मामला भटकाना नहीं है हमें, जरा आशुतोष जी के पास चलेंगे। चलिए जरा दोनों को शांत करिए, जरा प्लीज जरा दोनों शांत रहिए। आशुतोष जी, जरा डिस्कशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है इसको लेकर। पहली बार कांग्रेस के तरफ से यह मान लिया गया है कि 90 के दशक में कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक यहां पर हुई है। ओबीसी समाज को समझने में कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक हुई है। देखिए, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता को आगे लाया जो ओबीसी समाज से आते हैं, वहां कल्याण सिंह को आगे लाया था जो ओबीसी समाज को लाते हैं। कांग्रेस के पास अशोक गहलोत थे, बाकी लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी
ओबीसी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास खींच लिया, कहीं हिंदुत्व के नाम पर, कहीं और नाम पर। जो बाकी वोट था वो समाजवादी पार्टी या आरजेडी या बाकी क्षेत्रीय पार्टियां लेकर चली गई। महाराष्ट्र में तो शिवसेना को भी ओबीसी वोट गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने कितना बड़ा चैलेंज है, नंबर एक। और नंबर दो, क्या जाति जनगणना और जो तेलंगाना में हो रहा है उसके वजह से कांग्रेस दोबारा अपना ओबीसी वोट बेस रिवाइव कर पाएगी? आशुतोष। देखिए साहिल, आपने कई सवाल एक साथ पूछ दिए हैं। एक बात हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास की अपनी एक प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक जमाने में ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पे कहा जाता था, लंबे समय तक संघर्ष करती रही। ये बात सच है कि बाबरी मस्जिद के साथ साथ उन्होंने कल्याण सिंह को आगे बढ़ाया, उमा भारती को आगे बढ़ाया, विनय कटियार को आगे बढ़ाया। लेकिन आपको मालूम है कि इतिहास की इस प्रक्रिया में कल्याण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हार माननी पड़ी थी और उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा था। और कल्याण सिंह का बयान आपको याद होगा अच्छी तरीके से, उन्होंने कहा था, मैं वाजपेयी का मुखौटा नोच दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को 4 गज नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। तो ये संघर्ष की प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद अपने आप को रीइन्वेंट किया और उसको समझ में आ गया कि अपर कास्ट की पार्टी होने मात्र से आपको काम नहीं चलने वाला, आपको भी दलितों पिछड़ों का साथ लेना पड़ेगा। भारत कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक दलित, अल्पसंख्यक और अपर कास्ट, इन 3 सामुदायिक समुदायों का एक तरीके से कोएलिशन था और उसकी वजह से उसको 45%, 42% वोट मिलते थे। लेकिन 1990 के बाद जब बाबरी मस्जिद की लड़ाई शुरू हुई, उसके साथ साथ मंडल कमीशन लागू हुआ और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू हुए। इन तीनों की वजह से एक नया मिडिल क्लास इस देश के अंदर पैदा हुआ, एक नया एग्रेसिव ओबीसी समुदाय पैदा हुआ और साथ ही साथ एक नया बदलाव आया जो अपर कास्ट में बदलाव था। इसके बरक्स जो कांग्रेस पार्टी को अपने में बदलाव करना चाहिए था वो नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी इसको समझ नहीं पाई। अब 2014 में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि अगर हमने अपने सामाजिक आधार को नहीं बदला, अगर पुरानी रीति पे चलते रहे तो हमारा दिक्कत पैदा होगी। इसलिए ये आज की बात नहीं है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान कोलार की रैली में कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो राहुल गांधी कंसिस्टेंट है। प्रॉब्लम इस बात को लेकर ये कि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जो 70 पार के नेता हैं, वो आज भी पुरानी राजनीति में डूबे हुए हैं। उनको जब तक नहीं बदलेगी कांग्रेस पार्टी, जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए इस 20% वोट को या 22% वोट को 35% तक लेके जाना एक बहुत मुश्किल काम होगा। और जब तक कांग्रेस पार्टी 35% लेकर नहीं आती, तब तक केंद्र के अंदर सरकार बनाना लगभग। लेकिन आशुतोष, सवाल तो यही है ना, आपने कल्याण सिंह का उदाहरण दिया, मुझे रजत सेठी से उसके बारे में पूछना है। लेकिन बीजेपी ने कोर्स करेक्शन तो कर लिया ना। मैंने शुरुआत में ही कहा था, देखिए, मंडल आयोग का विरोध राजीव गांधी ने भी किया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था, लेकिन बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया वो करने में कहीं कांग्रेस नाकाम तो नहीं रह गई? बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर्स करेक्शन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे एक बात कहते हैं कि सक्सेस हैज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लॉजिक, यानी सफलता का एक आत्मघाती स्वरूप होता है। तो कांग्रेस पार्टी उस चीज को नहीं समझ पाई समय रहते। अब जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो अमेरिका की कामयाबी अब वही अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो रही। चीन ने अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया, तो कांग्रेस पार्टी अब रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब बहुत मजबूती के साथ ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसको मालूम है जब तक ये ओबीसी वोट बैंक उसका नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर भारत में वो दोबारा अपनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए ओबीसी को लाने की कोशिश कर रही है। रजत सेठी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही ओबीसी वोट बैंक आता रहेगा? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को जाकर कहना पड़ा था कि जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कांग्रेस ने चैलेंज खड़ा कर दिया है जाति जनगणना के नाम पर। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, इतना आसान जाति की गणित को समझ पाना, उसको इम्प्लीमेंट कर पाना इतना आसान नहीं है। और ओबीसी समाज इतना बड़ा समाज है हमारे देश में, कोई बल्ब का स्विच का बटन तो है नहीं कि बटन को ऑन किया कल से वोट झड़ना शुरू हो गए इनके फेवर में। ऐसा तो होता नहीं है। और उसके लिए जो मशक्कत करनी है, जमीन पे जो राजनीति करनी है, उनमें से कितने नेता हैं जो कि तैयार हैं कांग्रेस पार्टी में? दूसरी बात मैं बोलूंगा, जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ये गांधी के स्टैंप के नीचे जो सो कॉल्ड पोर्ट्रेट लीडर्स बना के रखे हुए हैं इन्होंने, जब तक ये राजनीति चलती रहेगी तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, कितनी स्वायत्ता दी गई है उनको दलित समाज से आने के बावजूद। हर डिसीजन मेकिंग में ऐसा लगता है कि वो उनके सेक्रेटरी हैं राहुल गांधी जी के। क्यों राहुल गांधी जी नहीं हटते और गांधी परिवार नहीं हटता है? अलाउ करे कि मेरिट आए, अलाउ करे कि ओबीसी समाज से उठा हुआ एक युवा खड़ा होकर आंख में आंख डाल के बोल सके कि गांधी परिवार नहीं चाहिए।
एकमात्र नेता हुआ है कांग्रेस परिवार में, वो हुए नरसिम्हा राव, जो कि खड़े होके जिन्होंने भारत रत्न दिया, सरदार पटेल को दिया। कितनी गालियां पड़ी हैं नरसिम्हा राव को, आज तक पड़ती हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है। वही नेता थे जिन्होंने खड़े होकर अंबेडकर जी को भी भारत रत्न का सम्मान दिया। क्यों कांग्रेस के गांधी परिवार से निकल के कोई नहीं इस बात को ओन अप कर सकता है? जब तक, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी एक डिजाइन प्रॉब्लम में फंस चुकी है। गांधी परिवार के बिना एक कदम चल नहीं सकती, और जब तक गांधी परिवार रहेगी तो सिंबॉलिक राजनीति ये कर नहीं सकते जात पात की। और जहां जहां इन्होंने प्रदेशों में करने की कोशिश करी है उसका हर्षात देख रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में देख लिया, बहुत करने की कोशिश करी, बट वो पब्लिक में एक्सपोज हो जाते हैं ना, जब आप वॉक द टॉक नहीं करते हैं, आपके शब्द कुछ हैं, आपकी हरकतें कुछ हैं। कर्नाटका में देख लीजिए, उन्होंने सेंसस करवाया, आज तक हिम्मत हुई है उनकी सरकार की कि सेंसस को ओपन करके दिखाएं? नहीं कर सकते। आप वही चीज तेलंगाना में देखिए, मुख्यमंत्री कौन बना? रेड्डी समाज से बना। वो दलित भी बन सकता था, ओबीसी भी बन सकता था। नहीं बनाएंगे सर, क्योंकि दलित रेड्डी समाज जो आता है वो थोड़े से वहां पे जो जिन कम्युनिटी के पास ज्यादा पैसा है उस समाज से आते हैं लोग, इसीलिए नहीं करेंगे। आप जब तक कि डीएनए की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे डीएनए की समस्या सॉल्व होती भी नहीं है। अब वो यही तो कश्मकश है कांग्रेस पार्टी की, और इसी डुअलिज्म में फंसी रहेगी। ऐसे कई अधिवेशन तेलंगाना का मुद्दा निकला है, तो राहुल गांधी ने तेलंगाना को लेकर क्या कहा था वो जरा देख लेते हैं। और रजत सेठी ने, हाँ जी बोलिए बोलिए रजत बोलिए। का निष्कर्ष, किसी भी पार्टी के अधिवेशन का निष्कर्ष समावेशी ना हो के एक वर्ग को उठा के लिखाओ, हमें ओबीसी का वोट चाहिए, ये कोई रेजोल्यूशन होता है क्या? ये मतलब हम लोग क्या बिल्कुल आप लोगों ने सबको फॉर राइट लेके रखा है पूरे भारत को कि हम बीजेपी को भी कहना पड़ता है ना रजत, अरे कि जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। खुलेआम बोलना पड़ता है आके क्यों दो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में आपको भी पता है कि लोकसभा में रिजल्ट आने के बाद में महाराष्ट्र में जिस तरीके से अलग अलग ओबीसी समुदायों को मिलना जुलना शुरू हुआ, महाराष्ट्र में हर ओबीसी समुदाय के लिए अलग अलग वहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाने की घोषणा की गई, जो अभी तक बने नहीं है। हालांकि अथॉरिटीज बनाने की कोशिश की गई, वो तो हुआ ही है ना। हर किसी को मालूम है कि ओबीसी ही वोट बैंक है आज की स्थिति में। बट साहिल जी, बीजेपी को मराठा वोट भी मिला और ओबीसी भी मिला, यही तो सबसे ज्यादा खूबसूरती है, जो भी अभी भी अनपैक कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अब 5 दशक पुराना खाम, चलिए एक बार जरा सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में जो जातीय आरक्षण को लेकर अभी बयान दिया है वो क्या बोला है, वो जरा एक बार सुन लेते हैं। उसके बाद जल्दी से आशुतोष से मुझे एक प्रतिक्रिया लेनी है। राहुल गांधी ने क्या बोला वो सुन लेते हैं एक बार। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं, वो उनको वनवासी कहते हैं। कथनी करनी में फर्क, जो रजत सेठी भी आरोप लगा रहे थे और उसके साथ साथ बीजेपी भी आरोप लगा रही थी आशुतोष, कथनी करनी में फर्क। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी नेताओं को तो आगे कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास सिद्धरामैया छोड़ दे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उसके अलावा किस नेता को उन्होंने आगे किया। और अब जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे के जमाने में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल पारित किया गया था, लेकिन उसको कभी भी लागू नहीं किया गया। तो कथनी करने की बात, यूपी और बिहार में जब कांग्रेस की सत्ता थी, 11 के 11 चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के बनाए गए थे, क्यों नहीं पिछड़ों का या ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया गया? कथनी करने की वजह से दिक्कत है ना कहीं, यही सवाल बार बार उठता है कांग्रेस पर।
देखिए, कांग्रेस ने पिछले दिनों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जमाने में वो अपर कास्ट की पार्टी थी और अपर कास्ट बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ था। आप उत्तर प्रदेश में अगर आप चले जाए तो मुख्यमंत्रियों की एक लंबी कतार है जो अपर कास्ट के मुख्यमंत्री थे उसमें। चाहे कमलापत त्रिपाठी का जिक्र कर लें, नरेंद्र तिवारी का जिक्र करते हैं, वीरभद्र सिंह का जिक्र कर लें, सारे अपर कास्ट के थे। लेकिन मैंने कहा कि 2019 के बाद से कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव आया है। आप देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक दलित हैं। बिहार के अंदर जो नए पीसीसी अध्यक्ष का नाम रखा गया वो भी एक दलित है। राजस्थान के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी एक दलित है। और वहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जाके जो मंदिर गए थे तो गंगा जल से जाके उसको धुलने का काम किया था। और उसी के साथ साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो भी दलित रखा हुआ है। अशोक गहलोत ओबीसी है। तो कांग्रेस पार्टी में भी एक कॉन्शियस प्रयास है कि वो पार्टी को ओबीसी दलित से जोड़ने की कोशिश करे। जहां तक कथनी करने का प्रश्न में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। सरदार पटेल ने, आपको याद होगा कि दिसंबर 1949 में जब वो कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी दोनों आरएसएस का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अपनी योजनाओं को बदलो, गोपनीयता छोड़ो, सांप्रदायिक संघर्ष छोड़ो, भारत के संविधान का सम्मान करो, झंडे के प्रति अपना वफादारी दिखाओ और हमें यकीन दिलाओ कि हम तुम्हारे कहे पर विश्वास करें। कहोगे कुछ, करोगे कुछ, या खेल हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। ये सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कहा है। कहते कुछ हो, करते कुछ हो, ये खेल तुम्हें खेलने नहीं देंगे। ये सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कहा था। तो कथनी करनी का सवाल जो है वो सारी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर एक जैसा लगता है। आज जिन सरदार पटेल को भारतीय जनता पार्टी अपना आराध्य पुरुष मानती है, इन्हीं सरदार पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस के लोगों को अरेस्ट कराया था और साथ ही साथ उनको जेल भिजवाया था। न केवल जेल भिजवाया था बल्कि उनके ऊपर बैन लगाया था। और सरदार पटेल और नेहरू के बीच की जो लड़ाई है की बात करते हैं वो मिथ्या है, झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन ओबीसी समाज वोट कैसे करता है, क्योंकि उस पर हम प्रतिक्रिया भी लेंगे। प्रदीप भंडारी ने यह मुद्दा उठाया था इसके लिए। लेकिन ओबीसी समाज का वोट कैसे होता है, प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ में है। अगर हम देखें तो 2009 में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट पड़ा था। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद यही वोट 34% तक ओबीसी समाज का वोट, सीएसडीएस का ही ये आंकड़े हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, 34% चला गया था। और 2019 में यही वोट 41% तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था। और उसमें ये अगर हम स्प्लिट करके देख ले तो हमें पता चलता है कि जिस बीजेपी को 19 में अपर ओबीसीज ने 41% वोट दिए थे वो घटकर 39% हो गए 2024 में। कांग्रेस के 15% वोट बढ़कर 20% हो गए। 2019 में बीजेपी को लोअर ओबीसी यानी जो ओबीसी में भी जो अति पिछड़ा हम कहते हैं 48% वोट बीजेपी को मिले थे वो बढ़कर 49% हो गए। जबकि कांग्रेस को भी 15% जो वोट थे वो बढ़कर 18% हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें घट गई और कांग्रेस की सीटों में 90% इजाफा हो गया। हालांकि अभी भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। संजय कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार, यही स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं बार बार राहुल गांधी को कहने पर मजबूर कर रहा है कि टेक्निकल मिस्टेक हो गई, अब हमें लुक ओबीसी यही हमें अपनाना पड़ेगा स्ट्रैटेजी, जिसके वजह से 2029 में कम से कम कुछ मौका हमको मिल सकता है। और आने वाले कुछ राज्यों में भी चुनाव में भी बिहार का जिक्र बार बार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार, दो कारण है साहिल जी। देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया वो तो बहुत साफ है, बहुत ऑब्वियस है। एक समय था, अगर 96 से लेकर 2009 के चुनाव को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी को लगभग बराबर ओबीसी का वोट मिलता था। दोनों में काफी टक्कर था, 24-22, 24-23 इतना ही परसेंट मिलता था। लेकिन 14 के बाद से बड़ा जबरदस्त परिवर्तन है। आंकड़ों का आपने जिक्र किया, बताया कि कैसे 40% से भी ज्यादा ओबीसी वोट बीजेपी के पक्ष में गया है। 2024 की बात करें या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस का वोट घट गया है ओबीसी समुदाय में। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि ओबीसी समुदाय की संख्या कितनी है उस पर चर्चा होते रहती है। कभी 44%, कोई 50%, कोई 42% की बात करते हैं। लेकिन अगर इन आंकड़ों को छोड़ भी दें तो ये बात तो तय है कि ओबीसी समुदाय, इसमें तमाम कास्ट जातियां हैं, इसी के लिए हम अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी करके भी बात करते हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत बड़ी है, तकरीबन 45% है। और इनका 45% वोटरों में से अगर 44-45% वोट एक पार्टी के पक्ष में चला गया, जो बीजेपी के पक्ष में गया 19 और 24 में, तो उनको किसी भी पार्टी को भारी जीत की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। तो अब कांग्रेस को लगने लगा है कि ये एक बड़ा समुदाय है, इस समुदाय के वोटरों को अगर अपनी ओर मोबिलाइज किया गया
तो उसका फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में होगा। बिहार के चुनाव का जिक्र इसी के लिए हो रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव बिल्कुल सर पर है, अक्टूबर के महीने में चुनाव है और बिहार में ओबीसी के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स होती रही है और इन चुनाव में भी ओबीसी मोबिलाइजेशन के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स होगी और बिहार में तो ओबीसी की तादाद 50% से भी ज्यादा है। मुझे लगता है इन कारणों को देखते हुए कांग्रेस का एक प्रयास है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का प्रयास है कि ओबीसी समुदाय के वोटरों को एक पॉजिटिव संदेश दिया जाए और कोशिश हो कि उनको अपनी ओर मोबिलाइज किया जा सके। प्रदीप भंडारी, कहीं इसी के वजह से बिहार में जाति जनगणना के बाद जो बिल पारित करके रखा हुआ है ना, वहां पर भी मर्यादा बढ़ा के रखी हुई है। कहीं पार्लियामेंट को ये करने पर मजबूर ना हो जाए कि भाई वहां पर 50% का 50% का जो स्लैब लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए करके, जो कब से मांग यहां पर हो रही है, कहीं इसकी कोशिश ना करनी पड़ जाए बिहार के चुनाव के पहले। साहिल जी, देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है। अगर कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत साफ होती तो वो एक ओबीसी को अपना चेहरा आगे करती, ना कि राहुल गांधी को। क्या है राहुल गांधी की जाति, जरा सपना जी बता दे। बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, खड़गे जी को स्टेफनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इन्होंने अपने पूरे इतिहास में दलितों का अपमान किया है, पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, हिंदू समाज का अपमान किया है, वक्फ का ये सपोर्ट करते हैं। वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीनें ओबीसी समाज की ली? क्या कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी हुई? सीताराम केसरी का किसने अपमान किया? कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। नरसिम्हा राव के परिवार का किसने अपमान किया? कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। 50 साल तक ओबीसी समाज को किसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर इनकी नीति साफ होती तो देश की जनता ने इनको 250 बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया 70 सालों में। ओबीसी समाज से सिर्फ और सिर्फ 43 मुख्यमंत्री बनाए, 17%। हमने 30% बढ़ाए। आशुतोष जी के कांग्रेस के डिफेंस में मैं आऊंगा, वो सापरा जी से बेहतर कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। पहले मैं सापरा जी को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। अब मैं दूसरी बात आपको करना चाहता हूं। आप मुझे बता दीजिए साहिल जी, देश के अंदर एससी डोमिनेटेड सीट्स में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। एसटी डोमिनेटेड सीट्स में उठाइए डेटा, हम लीड कर रहे हैं। ओबीसी डोमिनेटेड सीट्स के अंदर उठाइए डेटा, हम लीड कर रहे हैं। तो हमको तो हर समाज का वोट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो किसी समाज का वोट नहीं मिल रहा, इसीलिए वो हिंदू समाज को जाति के अंदर बांटने की बात करती है। और आगे मैं बताना चाहता हूं, आशुतोष जी झूठ अलग लेवल का सपरा जी रिस्पॉन्ड करिए। राहुल गांधी और आशुतोष जी में अगर नहीं, मुझे आशुतोष जी को रिस्पॉन्ड करना है। आशुतोष जी ने बोला सरदार पटेल को सपरा जी 10 सेकंड। सरदार पटेल को आशुतोष जी ने गलत कोट किया। सरदार पटेल ने 1948 में गुरुजी को लेटर लिख के आरएसएस के कार्य को प्रेस किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हेगड़ेवर जी के कार्य को प्रेस किया। अब मैं एग्जैक्टली सरदार पटेल को कोट करना चाहता हूं, उसके बारे में बात किया है आशुतोष जी। अरे बैन भी हटाया भी तो सही, हटा भी तो सही ना। और हटाए वक्त क्या कहा कि संघ के बारे में मेरे विचारों को आप जानकारी होगी। मेरे विचार जो है, संघ हिंदू समाज की सेवा कर रहा है, युवकों और महिलाओं की सेवा कर रहा है। महात्मा गांधी ने भी प्रेस किया। तो आशुतोष जी हमेशा आधी बात करते हैं। वो जो दलित नेता की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उसके आगे उन्होंने नहीं बोला। सपरा जी अभी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जवाब दे दिया बोलेंगे वो। हाँ, सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि इन्होंने जिस तरह से खड़गे साहब के बारे में अभी एक शब्द कहा है, मैं भी कह सकता हूं कि नड्डा साहब जो है वो पिछलग्गू है, नड्डा साहब कठपुतली है, नड्डा साहब एक मुखौटा बना करके इन्होंने सामने रखा हुआ है। तो मैं भी इस तरह से कह सकता हूं। हम हमारे अध्यक्ष का सम्मान करते हैं सापरा जी। अरे छोड़िए ना, हम उनको सेम सोफे पे बैठाते हैं जब बाकी होते हैं। चलिए समय खत्म हो रहा है, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास बचे हुए, जल्दी से खत्म कर दीजिए। साहिल इनको छोड़, तमीज से बात करें। तुम तमीज से बात करो पहले, अकल तुमको आप नहीं है। तमीज से बात करो, सापरा जी बकवास नहीं चलेगी। तमीज से बात करिए, आप बात करना अपने संस्कार राहुल गांधी के सामने दिखाइए। बहुत देखे तेरे जैसे भाई, तमीज से बात करिए। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, क्या हो गए संस्कार? नहीं, इस तरीके से बात नहीं होगी। जरा दोनों को शांत करिए प्लीज। ये इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। हम मुद्दे पर बात कर रहे थे, हम ओबीसी समाज को लेकर कांग्रेस ने जो अब राजनीतिक भूमिका बनाने की कोशिश की है उस पर बात कर रहे थे। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। फिलहाल मेरे पास समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मेरे सारे जो मेहमान इस चर्चा में जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 30 साल तक आज की स्थिति में गुजरात में कांग्रेस लौट नहीं पाई है। जहां पर कांग्रेस ने खाम का प्रयोग किया था, वहीं पर ओबीसी राजनीति दोबारा करने की कोशिश खाम के जरिए या बाकी चीजों के जरिए कांग्रेस करने की कोशिश करी। इसीलिए हम इस चर्चा में चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे।